एक विवाद की शुरुआत। इतिहासकारों की असहमति चरित्र में अधिक वैचारिक हो सकती है, लेकिन अधिकतम बार यह सबूतों और तथ्यों की व्याख्या के आधार पर होता है। भॉरेट डॉब की स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म के प्रकाशन के बाद संक्रमण संबंधी विवाद शुरू हुई थी, जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद प्रकाशन और 1983 में प्रदर्शित संशोधित संस्करण हुआ था। जॉब ने अपना सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण का दृष्टिकोण मार्क्स की उत्पादन पद्धति की धारणा पर आधारित किया था, जबकि उन्होंने यह माना था कि किसी दिए गए युग में एक उत्पादन पद्धति वर्चस्व रखती है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि अभ्य उत्पादन पद्धतियों के तत्व प्रमुख उत्पादन पद्धति के साथ सह अस्तित्व में ही सकते हैं। उनके अनुसार सामंती से पूंजीवादी पद्धति में संक्रमण में उन्होंने 3 मुख्य बीजों पर जोर दिया। 14वीं शताब्दी में सामंतवाद में आया संकट, 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी में पूंजीवाद का आरंभ और 18वीं और पूर्वार्ध 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति। सामंतवाद के पतन और पूंजीवाद का आरंभ कम से कम 2 सदियों के समय द्वारा विभाजित था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और आरंभिक 17वीं शताब्दी में पूंजी उत्पादन में काफी हद तक प्रवेश कर गई थी। जीव द्वारा सामंतवाद को एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके तहत आर्थिक स्थिति और सत्ता भूमि स्वामित्व से जुड़े हुए थे और प्रत्यक्ष उत्पादक कानून या प्रथागत अधिकार पर आधारित दायित्व के अधीन था, जिसमें उसको अपने श्रम या उत्पादन का एक निश्चित अंश अपने सामंती श्रेष्ठ के लाभों के प्रति समर्पित करना होता था। सामंतवाद यहाँ सामंती भूस्वामियों और किसानों के मध्य सामाजिक संबंधों से बना था। सामंती कुलीन जन किसानों और उनकी भूमि पर शासन करते थे। कृषिदास या बंधुआ खेती करने वाले अपनी भूमि के छोटे टुकड़ों पर अपने श्रम का उपयोग किया करते थे और उनके लिए अपने श्रम का एक भाग सामंती कुलीनजनों के लिए आवंटित करना आवश्यक होता था। डीम ने यह तर्क दिया है कि सामंतवाद का पतन सामंती उत्पादन पद्धति के भीतर अंतर्विरोध का परिणाम था। इस स्पष्टीकरण को आमतौर पर आंतरिक विरोधाभास प्रतिमान के रूप में वर्णित किया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि व्यापार और व्यापारिक पूंजी ने सीधे तौर पर सामंती अर्थव्यवस्था प्रणाली को परिवर्तित नहीं किया था। व्यापार का विकास श्रम विभाजन से निकटता से संबंधित था और यह श्रम विभाजन श्रम की उत्पादकता में वृद्धि पर निर्भर था। डॉब के अनुसार पूंजीवादी विकास शहरी परिवेश के उदय द्वारा लाया गया था। उनके विचार में सामंती भूस्वामी किसान वर्ग संघ और सामंती भूस्वामी किसान वर्ग संघर्ष का परिणाम सामंती समाज में शहरों की वृद्धि को समझने के लिए आवश्यक है, जिसके परिणाम स्वरूप वाणिज्यिक औद्योगिक पूंजी का उदय हुआ था। संक्रमण के समय के दौरान सामंती समाज में शहरों का विकास सामंती वर्ग से आने वाली हथियारों और विलासिता की वस्तुओं की बढ़ती मांग के कारण हुआ था। यह व्यापार में वृद्धि का भी कारण था। इसके परिणाम स्वरूप किसान द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों को विलासिता की वस्तुओं के साथ विनिमय करने में रुचि का उदय हुआ। बॉब द्वारा सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण का विश्लेषण कुछ बिंदु पर जाकर स्वयं ही अपना विरोधाभास करता है। सामंतवाद पर आधुनिक चर्चा उसकी अवधारणाओं पर लंबे समय से चले आ रहे विवादों से अस्त रही है। यह विवाद इस बात पर केंद्रित रहे हैं कि क्या सामंतवाद को मौलिक रूप से राजनीतिक और कानून के रूप में देखा जाना बाह्य या फिर सामाजिक आर्थिक रूप में। जॉब द्वारा आर्थिक पहलुओं पर जोर दिया गया है। उनके अनुसार सामंती पद्धति को निर्वाह उत्पादकों के एक वर्ग से अधिपति द्वारा लगान और सेवाओं की अतिरिक्त आर्थिक निकासी के रूप में परिभाषित किया गया है। किसान उत्पादक बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वे कानूनी रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। सामंतवाद और कृषिदासता पर्यायवाची थे। 14वीं शताब्दी की आर्थिक गिरावट के तुरंत बाद कॉरपोरेट शहरों में राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता के उदय ने सामंती पद्धति के संकट को चिह्नित किया। सांप के अनुसार शहरों ने सामंतवाद के पतन में कुछ भूमिका निभाई थी। उत्तर मध्ययुगीन काल के किसान विद्रोहों में भागे हुए कृषिवासों को कस्बों ने आश्रय प्रदान किया और उनके लिए स्वतंत्रता के मरु उद्यान के रूप में कार्य किया। लेकिन ग्रामीण इलाकों में किसानों और जमींदारों के मध्य का विरोध और टकराव वर्ग संघर्ष का मुख्य अखाड़ा था। मध्ययुग के अंत में कृषिदासता समाप्त हो गई थी, जबकि मध्यकालीन सरकारी संरचनाएं और जमींदारों की वर्गीय शक्ति अस्तित्व में बनी रहीं। हालांकि एक वर्ग के तौर पर किसान मजबूत हो गए थे, फिर भी वे जागीरदारों की सत्ता के अधीन रहे। काम पर रखे जाने वाले मजदूरों का उभरता हुआ वर्ग अब बल के अधीन था। अंततः मजदूरी करना अभी भी निर्वाह खेती से आधारित आजीविका के लिए एक पूरक था। व्यापारिक पूंजीपति अधिक शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन उन्होंने जमींदारों के साथ अधिकांश रूप से सहयोग किया। हालांकि शहरी शिल्पकार और समृद्ध और मध्यम वर्ग के किसान सामंतवाद से स्वतंत्र हो गए थे। वे शूद्र उत्पादक थे जो अभी तक पूंजीपति नहीं थे, लेकिन निश्चित उनमें ऐसा बनने की क्षमता थी। डॉब की अवधारणा में यह उत्पादन की एक छोटी पद्धति थी, जिसने 16वीं शताब्दी के मध्य में सामंती संकट की शुरुआत से पूंजीपति के आगमन तक 2 या इतने वर्षों में आर्थिक रूप से प्रधानता बनाए रखी थी। डॉब के तर्क के आने तक यह आमतौर पर माना जाता था
कि बाजार के विनिमय की बढ़ती तीव्रता और मुद्रा की बढ़ती भूमिका से सामंतवाद का पतन हुआ। इसके विपरीत डॉब ने यह प्रदर्शित किया कि मुद्रा और विनिमय ने कृषि दासता और सामंतवाद को वास्तव में मजबूत किया। व्यापारिक पूंजी का उद्भव।